नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी बच्चों का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। मैं हूं शशांक तिवारी और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी पेडागोजी की क्लास को, जिसमें कि 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्नों की पहले एक मैं क्लास आपको दे चुका हूं। ये भी 20 प्रश्नों की क्लास है। बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन सी क्लास है। आप सभी एक बार जुड़ जाइए और ये सारे के सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पे आप जुड़ सकते हैं। सभी बच्चे का जो भी यहाँ पर आते हैं, देखते हैं सीटेड तक जो भी हमारे साथ बने हुए हैं, सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है डियर लर्नर्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं पढ़ा रहा हूँ शशांक तिवारी। आपको आज की जो क्लास है वो होने वाली है आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले बच्चे, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो ये है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वाणी विकार है। अब देखो वाणी विकार देखिए कौन कौन सा है। एक तो लिखा हुआ है तोतलाना। अब जब कोई बच्चा तोतला होता है तो ये भी वाणी विकार का मतलब होता है कि बोलने में समस्या। तो तुतलाना भी, जब कोई व्यक्ति या बच्चा तुतलाता है तो भाषा उतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती, यानी ये वाणी विकार है। अस्पष्ट उच्चारण माने जो भी वो बातों को उच्चारित करता है वो थोड़ा सा अस्पष्ट है या समझने में थोड़ा सा दिक्कत देने वाला बात है, तो ये भी वाणी विकार है। और हकलाना तो वाणी विकार है ही, क्योंकि एक बार में किसी भी सेंटेंस को, किसी भी शब्द को ना बोल पाना ही क्या है, वाणी विकार है। तो आप कहेंगे वाणी विकार ये उपरोक्त में से चारों आ जाएंगे। और वैसे अगर कहा जाए कि जो वाणी विकार होता है उसको एक चीज आपसे पूछा जाएगा, डिसलेक्सिया। एक शब्द आपसे पूछा जाएगा डिसलेक्सिया। निम्न में से डिसलेक्सिया संबंधित है तो याद रखें, डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार होता है, यानी जब किसी भी बच्चे को पढ़ने में समस्या हो। किसमें? पढ़ने में। किसी भी किताब को, किसी भी टेक्स्ट को जब पढ़ने में समस्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे ही हम कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी वाणी विकार या पढ़ने में विकार। और पढ़ेगा कब? तो आप कहोगे जब वाणी सही होगी। ठीक है, तो डिसलेक्सिया भी याद रखेंगे। आगे आ जाओ, दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, यहां से इसको हम इरेज कर देते हैं जो भी यहां पर लिखा हुआ है। 1 मिनट आप जरा इंतजार करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं इस वाले में अपने। फिर से पेन हमको बार बार सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, देखो निम्नलिखित पढ़ना, दूसरा प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग करना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग करना, ये एक प्रकार के, लिखना भी एक प्रकार की भाषा है। कैसी? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाई आप या तो बोल के अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो आप लिख के अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, या आप संकेतों के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित। देखो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। भाषा के 3 रूप, पहली कौन सी है? तो पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। क्या होती है? सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर देखो तीनों रूप दिए गए हैं। मौखिक भाषा का मतलब होता है कि पढ़ना। मौखिक भाषा का मतलब होता है कि जब व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा, बिना कहीं लिखे, बिना किसी संकेतों के माध्यम से जब बोल करके अपनी बात को बताता है या बोल करके भाषा का प्रयोग करता है, तो वो क्या है? मौखिक भाषा। लिखना में किस में आता है? तो आप कहेंगे लिखित भाषा में। जबकि कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात को, अपने विचारों को लिख करके किसी के सामने पेश करता है तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ना तो लिखे और ना ही बोले, बल्कि संकेतों के माध्यम से अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसको ही कहते हैं। जैसे कि आप अगर कोई ऐसे कर दे, आप समझ जाएंगे कि ये नमस्कार करना चाहता है। आपको कोई अगर ऐसे ऐसे कर दे, आप समझ जाइएगा मारने का संकेत। तो ये क्या है? ये एक सांकेतिक भाषा होती है जिसका प्रयोग हम करते रहते हैं, दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बताओ किसकी तरफ संकेत करते हैं? तो ये कुछ और नहीं बल्कि भाषा के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। बाकी चीज़ें गलत हैं। आगे आ जाइए। तो जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है, जरा देखेंगे। ठीक है, देखो अगला प्रश्न देखो, 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कहता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखो जब आप मनोवैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण की बात करें तो वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि यदि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो ये प्रक्रिया कौन सी है? मतलब जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक के तौर पर किस प्रकार की प्रक्रिया मानी गई है? स्मरण नहीं, विस्मरण नहीं, शिक्षण नहीं, बल्कि अधिगम। यानी आप जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो सब क्या माना जाता है? अधिगम। और अधिगम की हिंदी होती है
सीखना और सीखने को हम क्या कहते हैं, लर्निंग। ये देखो थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे, भाई जो शिक्षा आपको दी जा रही, क्यों दी जा रही, ताकि आप सीख जाएं, ताकि आपकी लर्निंग हो जाए, और इसी को शुद्ध हिंदी में कहते हैं अधिगम। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, तो अधिगम करना, सिखाना या किसी चीज की लर्निंग करवाना ही तो शिक्षा का उद्देश्य है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब चीजें, स्मरण कराना नहीं, विस्मरण कराना नहीं, शिक्षण कराना नहीं, अधिगम यानी सिखाना, बस ये शुद्ध हिंदी है। तो आपको लग रहा होगा कि अधिगम कैसे होता है। अधिगम का मतलब होता है सिखाना या लर्निंग कराना, इतनी सी बात है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर हम आगे की प्रश्नों की बात करें, आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे। 24 नंबर प्रश्न आ गया, मनुष्य की सभ्यता व संस्कृति का विकास होता है। आपकी कोई सभ्यता है, मानव जात की कोई सभ्यता है या संस्कृति है, मुझे सही सही बात बताइएगा। मान लीजिए आप हैं, आपके दादा या पिताजी क्या करते हैं, आप कैसे जानते हैं, तो आप कहेंगे हमारे जो दादा थे ना, जो हमारे दादाजी थे, या जो हमारे कौन थे, पूर्वज थे, उनकी आज हम क्यों उनको फॉलो कर पाते हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उन्होंने जो भी पद्धतियां लगाई, जो भी रीति रिवाज लगाए, आज हम उनको फॉलो क्यों कर पाते हैं, तो आपको क्योंकि वो हमको बता कर गए हैं। क्या करके गए हैं, बता करके गए हैं, और सिखा भी गए हैं कि इसको कैसे करना है। बताया कैसे होगा, तो आप कहेंगे भाषा के द्वारा बताया गया होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हम तो किताबों में लिखा हुआ देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि किताबों में लिखा होता है। पंडित जी पत्रा कैसे देखते हैं, तो पत्रा जो होता है वो लिखा हुआ होता है, तभी तो बताते हैं शादी कब होगी। तो प्यारे बच्चे दिमाग लगाओ कि क्या लिखना एक भाषा का रूप नहीं है, क्या संकेतिक एक भाषा का रूप नहीं है। यानी मनुष्य की जो संस्कृति है, जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है, जो सिविलाइजेशन यानी जो सभ्यता है, उसका विकास किस पर संभव होता है, तो आप कहोगे भाषा द्वारा संभव है। क्योंकि मान लीजिए कि हमने अगर आपको कुछ बताया ही नहीं, हमने आपको यही नहीं बताया कि भारत में दीपावली कैसे मनाते हैं, तो आगे आने वाले कैसे जान पाएंगे। तो आप कहेंगे भाषा और संस्कृति का विकास, संस्कृति और सभ्यता का जो विकास है वो किसके द्वारा संभव है, तो आप कहेंगे भाषा के द्वारा ही संभव है। जैसे कि जो महिलाएं हैं, उनकी जो भी ग्रैंड मदर होती हैं, ग्रैंड मदर कह रहे हैं, जो जिनकी सास होती हैं, वो सब बता के जाती हैं कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो ये सारी चीज़ें भाषा के द्वारा ही तो संभव हैं। चाहे वो सांकेतिक भाषा के बारे में बताया जाए, चाहे वो लिखित भाषा से बताया जाए, चाहे वो मौखिक भाषा से बताया जाए, तीनों में से कोई किसी भी भाषा से बताया जाएगा, तभी तो सभ्यता और संस्कृति आगे की तरफ बढ़ती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे के प्रश्न में आ जाते हैं, जो है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे कहता है, बालकों को इस योग्य बनाना कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सकें, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है। दिमाग लगाना, बालकों को इस योग बनाना कि देखो सीख सकें, क्या कर सकें, सीख सकें। इसमें देखो सीखने वाली बात कहाँ है, आप कहोगे अधिगम में है, यही बस सही हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है। बालकों को इस योग्य बनाना है कि वो नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सकें। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अधिगम शिक्षण जो प्रणाली है ये होती ही इसलिए है ताकि बच्चे जो भी नवीन ज्ञान है, कौशल को भली भांति सीख सकें। अब इसमें शुरू में जुड़ा ही हुआ है क्या, अधिगम यानी लर्निंग। तो बस और हमें कहीं किसी भी ऑप्शन पर विचार करना ही नहीं है। जहां पर हमारे पास लर्निंग आ गया वही हो गया, सभी उपयुक्त तो सभी यहां पर नहीं हो गया। क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान दे करके आप किसी कौशल को नहीं सिखा सकते हो। व्यवहारिक ज्ञान देने का मतलब होता है कि पिताजी के पैर छुए जाते हैं, माता जी की बात मानी जाती है, तो ये व्यवहारिक ज्ञान अलग बात है, ये चीज अलग बात है। ठीक है बात। तो आई होप आपको यहाँ पर तक बात समझ में आई होगी। तो अधिगम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाइए 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि सीखने के जो मुख्य नियम हैं वो किसने दिए हैं, आप सब जानते हो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इनका नाम था पूरा E.L. थॉर्नडाइक। अगर पूछा जाए कौन कौन से, तो आप कहोगे पहला तो इन्होंने दिया है कि तत्परता का नियम। तत्परता का नियम मतलब सबसे पहला लॉ ऑफ, जिसको आप कहते हो रेडीनेस, कि आप कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा तैयार तो हो ज्ञान पाने के लिए, तत्परता का नियम। दूसरा क्या है, तो दूसरा है प्यारे बच्चे अभ्यास का नियम। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि बच्चा को अगर कुछ नहीं आता है तो उसको बार बार अभ्यास करने के दीजिए, बार बार उसको उसी चीज का अभ्यास कराइए, वो सीख जाएगा। तो तीसरा नियम दिया है इन्होंने प्रभाव का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाता है, मतलब बच्चा सीखने का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और इसको हम कहते हैं प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। यही तीन मुख्य नियम हैं।
और बाकी थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए तो आप कहेंगे 3। और अगर कोई पूछ ले कि गौण नियम कितने दिए हैं या इसी को कह दे कि द्वितीयक नियम कितने दिए हैं तो आप कहोगे द्वितीयक नियम दिए हैं 5, जिसमें आता है सादृश्यता का नियम, आदि आदि नियम जिसमें आते हैं। मुख्य नियम क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। लिखा हुआ है नवीन अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुबंध अगर सिद्धांत की हम बात करें तो हमारे पास बस एक ही व्यक्ति सामने आता है। अनुबंधन किसने सबसे पहले बताया था? तो पावलोव ने बताया था। इन्होंने पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया? तो आप कहेंगे एक कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया था। लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया था। ठीक है बात। यही पावलोव ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या मिला था? तो आप कहेंगे नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन किस क्षेत्र में मिला था? तो आप कहोगे इसको मिला था जीव विज्ञान के क्षेत्र में। जीव विज्ञान के क्षेत्र में लार ग्रंथियों में प्रयोग करने में इनको मिला हुआ था। नवीन अनुबंधन की जब भी कभी बात आ जाए तो याद रखना अनुबंधन में कोई और नहीं बल्कि कौन है? आप कहोगे ये कोई और नहीं बल्कि हमारे पावलोव साहब हैं। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? अनुकरण का सिद्धांत जो है दिया है वो दिया है हिलगार्ड ने। किसने दिया है? हिलगार्ड ने दिया है। हिलगार्ड कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। अब देखो ये सारे के सारे प्रश्न पेडागोजी से हैं क्योंकि सीखने की बात हो रही है, ये भी भाषा से ही संबंधित है। इन्होंने कहा है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है? तो बच्चा भाषा सीखता है दूसरों के द्वारा कहे गए शब्दों को, दूसरों के द्वारा कहे गए शब्दों का अनुकरण करके, अनुकरण माने उनके पीछे पीछे बोल करके। तभी याद रखिए जो छोटा बच्चा होता है उसको हम कहते हैं कहो मम्मी पापा, तो बार बार उन्हीं नामों को उच्चारण करता है और धीरे धीरे सीख जाता है। तो हिलगार्ड कहते हैं कि बच्चा कैसे भाषा सीखता है? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे बोलना। जो दूसरे बोल रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे बोलेगा और नए शब्दों को सीख जाएगा। इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर लिखा हुआ है सीखने से परिवर्तन, पूरी तरीके ऊपर कर लें। देखो सीखने से परिवर्तन कहां पर होता है? याद रखिएगा जब आप किसी बात को सीखते हैं तो मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का संबंध कहां से होता है? तो जन्मजात शक्तियों से होता है। और जो जन्मजात शक्तियां हैं या जन्मजात जो विशेषताएं, क्या आप उनको मिटा सकते हो? जी नहीं, क्योंकि ये कहां पर होता है? तो आप कहोगे ये होता है हेरेडिटी में, यानी कहां पर होता है? अनुवंशिकता में होती है मूल प्रवृत्तियां, तो इसको तो हटा नहीं सकते हैं। व्यक्ति की प्रेरणा सीखने में मदद करती ना कि सिखाती है। याद रखना इससे परिवर्तित क्या होता है? प्रेरणा का परिवर्तन नहीं होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी आप किसी चीज को गलत तरीके से बोल रहे थे, जब आप सीख गए, आप मान लीजिए कि आपको कोई एक चीज नहीं आती, आपको खाना बनाना नहीं आता है, और जब आप खाना बनाना सीख जाएंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि अभी आप दूसरे के ऊपर आश्रित थे, अभी आप सीख गए तो आप आश्रित दूसरे के ऊपर नहीं रह गए हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आना बिल्कुल जायज सी बात है और आता भी है। तो आप कहेंगे भाई सीखने से क्या होता है? तो आप कहोगे व्यवहार में परिवर्तन होता है। चाहे जो भी सीखो, बच्चा जब अपना काम करना खुद सीख जाएगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो, अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आना तय है और आता भी है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखो आगे की बात कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है 30 नंबर, प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? तो आप जानते हो कि जब बच्चा छोटा होता है किस प्रकार सीखता है? सूझ द्वारा नहीं सीखता है, परीक्षण द्वारा नहीं सीखता है, विभेदीकरण द्वारा नहीं सीखता है, बल्कि त्रुटि एवं प्रश्न के द्वारा सीखता है। भाई आप खुद ही जानते हो जब आप सीखे थे तो आपने जो भी मेले से नई आपने कार ली है उसको आपने कितनी बार तोड़ा है, तोड़ तोड़ के आपने उसको क्या जोड़ना सीख लिया, यानी आपने गलतियां कर करके या आप खुद जानते हो कि आप बड़े हो गए हो। कोई भी बात हो, यदि आप किसी भी काम में एक बार अगर क्या कर दो, आप एक बार अगर गलती कर देते हो, आप अगर एक बार गड़बड़ कर देते हो तो दोबारा वैसी गलती दोहराने की कोशिश नहीं होती है, यानी आप सीख जाते हो। तो त्रुटि या प्रयत्न के द्वारा सीखता है, ना कि सूझ के द्वारा, याद रखिएगा, प्रारंभिक अवस्था में। 31 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील व्यवहार विस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, ये किसने कहा था? तो आप कहोगे ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि कौन से थे? तो आपके स्किनर साहब थे। स्किनर साहब कहते हैं कि प्रगतिशील व्यवहार, डार्विन ने नहीं कहा है, ना ही इसको क्रो एंड क्रो ने कहा है, ना ही इसके पावलोव ने कहा है, बल्कि क्या कहा किसने है? डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा है कि जो भी जाति संघर्ष नहीं कर सकती उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है।
यानी हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हम इस धरा पर आए हैं, तो अगर हमको जीना है तो हमको संघर्ष करना होगा। और क्रो एंड क्रो की ये कोई परिभाषा है नहीं, पावलाव ने कुछ ऐसा कहा नहीं है। स्किनर जो है ये देखिए, ये जो सारी की सारी परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्यारे भैया, ठीक है। तो इनको आप दिमाग में रखेंगे। सीटेड में के पेपर में आपको 4 से 5 लाइनें या परिभाषाएं जरूर मिलेंगी जो पूछा जाएगा यह कथन किसका है, कथन जरूर मिलते हैं। मैं एक दिन आपको कथन की भी सारी पूरी के पूरे कथन की क्लास कराऊंगा। प्रगतिशील व्यवहार विस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन है हमारे स्किनर साहब का। आगे आ जाइए, आगे देखो लिखा है 32 नंबर। 32 नंबर में है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया है। अभी भी मैंने बताया सीखने कितने नियम बताए, 3 बताए हैं। मुख्य नियम कितने हैं, ध्यान से सुनना। मुख्य नियम है प्यारे भैया आपके 3 जो थॉर्नडाइक ने बताए हैं, और गौण नियम या इन्हीं को आप द्वितीयक नियम कहते हो। तो गौण नियम कितने हैं, तो आप कहोगे गौण नियम है कितने, तो आप कहोगे 5। ये कितने हैं 3 और ये कितने हैं 5। और जब आपसे ऐसे जनरली पूछा जाए कितने नियमों का प्रतिपादन किया है, तो आप मुख्य नियम ही मान के 3 को सही कर देंगे, ठीक बात है। आगे आगे आ जाओ, 33 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। लिखा है सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व हैं प्रेरणा, अभ्यास, परिपक्वता। तो आप सब जानते हो कि ये सभी हैं भाई। अगर आप प्रेरित होंगे तब आप बहुत अच्छा सीखेंगे, आपके पास में अभ्यास होगा तब भी आप बहुत अच्छा सीखेंगे, और परिपक्वता है तो और भी ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। मतलब तीनों चीज़ें हैं जो आपकी लर्निंग को, जो आपकी सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा प्रबल बनाती हैं या सुदृढ़ बनाती हैं, ठीक है। बात को आगे आ जाओ। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, यह किसका कथन है, तो याद रखना ये हेगार्डी का कथन है, सॉरी गिट्स का। किसका है, गिट्स का कथन है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा मतलब अनुभव हो और उसके साथ में आपका प्रशिक्षण भी चल रहा हो, और उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, यानी आपको ट्रेनिंग भी मिले। आपको क्या मिले, आपको ट्रेनिंग मिले, आपको क्या मिले, आपको एक्सपीरियंस मिले, और फिर जो आप सीख रहे हैं उसे ही तो हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं सीखना कहते हैं। ये किसने कहा था, तो आप कहोगे ये कहा था गिट्स ने। किसने कहा था, गिट्स ने। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको भैया रट के रखिएगा, याद करके रखिएगा। आगे की बात में चलते हैं, चलो आगे की बात में। 35 नंबर लिखा हुआ है जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वो कहलाती है। आप मुझे बताइए आपको सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से किस भाषा को सीखो, तो आप तुरंत कहोगे कि सर जी जो मातृभाषा होती है, जिसको आप कहते हो मदर टंग, जो हमारे घर की भाषा होती है, आप कहोगे सर जी उसको सीखने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। क्यों, क्योंकि भैया दीदी, पापा, मम्मी, दादा, दादी, पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला किस भाषा को बोल रहा है, जिस भाषा को बोल रहा है उसे ही तो कहते हो मदर टंग। जो मातृभूमि की भाषा है उसे कहते हैं मदर टंग। जैसे कि हम सब हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में रहते हो तो हम हिंदी बहुत जल्दी सीखते हैं स्वाभाविक रूप से। किसी ने हमको सिखाया थोड़ी ना है कि आप ऐसे बोलना सीखिए, मैंने तो सीख लिया अपने आप से। ऐसे जो तमिल में रहता है वो तमिल सीख जाता है। यानी सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से क्या सीखते हैं, मातृभाषा को हम सीख लेते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें, आप खुद ही बताइए। शब्द के खंड किए जा सकते हैं क्योंकि शब्द की परिभाषा होती है कि कई वर्णों, क्या होती है, कई वर्णों के मेल से बनने वाले को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। पठन और पाठन ये तो अलग बात है। पठन का मतलब रीडिंग करना यानी कुछ पढ़ना, और पाठन का मतलब होता है टीचिंग। तो ये तो इससे मैच नहीं करते हैं। बस एक क्या चीज बताइए, वर्ण। मान लो जैसे का लिखा है, का के और टुकड़े हो सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। आ के और टुकड़े हो सकते हैं, नहीं। ई के और टुकड़े हो सकते हैं, नहीं। तो ये कैसे हैं, ये अखंड हैं, यानी ये इतने छोटे हैं कि आप इनके खंड नहीं कर सकते हो, यानी इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो बस यही तो है, जिसके खंड ना किए जा सकते हैं वो क्या है, आप कहोगे वो है वर्ण। आगे आ जाओ। 37 नंबर, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है पढ़कर अर्थ को ग्रहण कर सके। बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपको भाषा आती है तो भाषा का समान उद्देश्य है कि जब भी कोई बच्चा, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई महिला अगर किसी भी चीज को पढ़े तो कम से कम पढ़ के उसका अर्थ समझ सके। जब वो पत्र पढ़े तो पत्र का अर्थ समझ सके। तो जो भी करे उसका अर्थ समझ सके। तो यही तो क्या है, सामान्य उद्देश्य है। बोलकर अपनी बात करे, ये भी बिल्कुल सामान्य उद्देश्य है कि जब वो किसी के सामने बोले उसको इतनी भाषा आनी चाहिए कि बोलकर अपनी बात को सामने वाले से बता सके, दूसरों की बातों को सुनकर समझ सके। जब कोई दो लोग बात करें, जब किसी समाज में बैठे तो जो भी वहां पर बातचीत हो रही उसको वो सुन के समझ सके, ये भी एक उद्देश्य होता है। और उपयुक्त तो सभी, तो यहाँ पर क्या सही है, उपयुक्त तो सभी है।
क्योंकि प्यारे बच्चे ये तीनों के तीनों क्या है, भाषा के समान उद्देश्य हैं। अपने घर में विचार करके देखना, आपको यही समान उद्देश्य नजर आएंगे। 38 नंबर प्रश्न कहता है कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जाती है। मौखिक कार्य जो होता है, मौखिक का मतलब है कि कहीं भी लिखना ना पड़े, यानी बोल करके लिखना ना पड़े या लिखने की बात नहीं होनी चाहिए। तो बालकों को अक्षर बोध करा करके मौखिक कार्य है। अक्षर सामने बोर्ड में बने हुए हैं, उन्हीं को आप दिखवा रहे हो, कह रहे हो बताओ बेटा वो क्या लिखा है, तो वो कह रहा है वो का लिखा हुआ है। का से वो कहेगा कबूतर लिखा हुआ है, खा से वो कहेगा खरगोश। क्यों? क्योंकि आप लिखने के लिए नहीं कह रहे हो, सामने एक बोर्ड टंगा हुआ है, एक चार्ट टंगा हुआ है, उसमें का के सामने कबूतर बना है, देख के बता रहे हैं कि ये कबूतर है, तो ये भी ठीक बात है, अंतर्गत मौखिक कार्य है। विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना, आप उसको प्रोनंसिएशन सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? तो आप प्रोनंसिएशन उसको सिखाते हैं, यानी उच्चारण करना सिखाते हैं कि का नहीं, जब कहा जाए काम तो बड़ा का डंडा लगता है, तो ऐसी बात आप उसको सिखाते हैं। और बालकों को बलाघात, बलाघात का मतलब क्या होता है, कब बड़ी की मात्रा लगती है, कब बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, कब छोटा आ की मात्रा लगती है, कब छोटा ऊ की मात्रा लगती है, ये बातें उसको बता करके आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे उसको बलाघात। तो बलाघात समझ गए ना, बलाघात का मतलब होता है किस शब्दों का जो साउंड होता है, कब साउंड को तेज करना है और कब साउंड को धीमा करना है, ये बात आप उसको सिखाते, उसे कहते हैं बलाघात। तो उपयुक्त सब है, क्योंकि सारे के सारे मौखिक काम है, कोई भी लिखित काम नहीं है। आगे आ जाओ। 39 नंबर, अधिगम की विशेषता कौन सी है। तो अधिगम कैसा होता है, तो आप कहोगे परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही बात है। समायोजन है, भाई देखो परिवर्तनशील का मतलब होता है कि जब आप अधिगम करते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर ये परिवर्तनशील ना होता तो आपके व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि भाई उसकी विशेषता क्या है, तो अधिगम ऐसा होना चाहिए जो आपके व्यवहार में परिवर्तन ला दे। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि अधिगम, अच्छा बताइए, मैंने आपको यहां पर का खा गा घा घा सिखा दिया, या मैंने आपको ABCD यहां पर सिखाई, अब आप महाराष्ट्र का ये ABCD उल्टा हो गई, तो फिर सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी जगह वही रहे, सभी जगह समान रूप से लागू हो। समान रूप से क्या हो, आप कहोगे लागू हो। जब समान रूप से हर जगह लागू होगा उसे ही क्या कहेंगे, सार्वभौमिकता। तो बताओ आप क्या ऐसी चीज पढ़ना चाहोगे जो आपके जगह पर तो लागू हो, लेकिन जब राजस्थान जाएंगे तो वही चीज गलत हो जाए, तो नहीं, तो उसकी विशेषता होनी चाहिए। समायोजनशीलता का मतलब होता है जब आप सीख जाएंगे किसी भी चीज को तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, तो आपके अंदर एडजस्ट करने की क्षमता आ जाएगी, और अगर नहीं है तो शिक्षा बेकार, यानी उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें उपयुक्त सभी बहुत में होता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। आज का आखिरी प्रश्न है, संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं को प्रधानता होती है। तो बताओ, शारीरिक आप कहोगे नहीं, सामाजिक नहीं, हाँ मानसिक क्रियाओं को होती है। उपयुक्त सभी नहीं होता, क्योंकि संज्ञान कहाँ लगता है, संज्ञानात्मक मतलब होता है कॉग्निशन। क्या होता है, कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है मानसिक से संबंधित होता है, इसका संबंध आपका शारीरिक सामाजिक से है नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा संज्ञानात्मक शिक्षण किस प्रकार की क्रियाओं को प्रधानता देता है, आप कहोगे मानसिक क्रियाओं को प्रधानता देता है। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा है, अगर ये प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे मीडिया हैंडल से जुड़ें। सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा वहाँ पर, और हम आपके फीडबैक के हमेशा आकांक्षी रहते हैं। अपना फीडबैक जरूर दें। यूं ही अगर ऐसे ही आप इस प्रकार की क्लासें कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट करके अपना मत जरूर रखें, हमें जरूर प्रोत्साहित करें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आपसे जुड़ेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, नमस्कार।